कल हमने देखा कि मौर्य एम्पायर का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे आयरन की वजह से एग्रीकल्चर सरप्लस में आया, फिर धीरे धीरे इनका एनिमल हस्बेंडिंग ट्रेड बढ़ा, और फिर एक सेंट्रलाइज पावर के रूप में मगध ने अलग अलग जो 15 महाजनपद थे उनको हराया और अपना एक तरीके से किंग एस्टेब्लिशमेंट किया। तो इसी में हमने कुछ एविडेंस देखे, जिसमें हम लोगों ने जाना चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, और साथ में कुछ पिलर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी में थोड़ा आगे अशोक ने सबसे ज्यादा ऐसे रिकॉर्ड दिए हैं जिनके थ्रू हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं और जिनको हम कल कर भी रहे थे। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रेट इंस्क्रिप्शन, मतलब बड़े लेवल पे एक बड़े बड़े फोल्डिंग जैसे टाइप के होते हैं, ऐसे इन्होंने लगवाए थे, पत्थरों पर एक तरीके से लिखवाया था। उन्हीं से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई क्या क्या चीजें अशोक करवाता है। तो ऐसे हमें 14 प्लेस मिलते हैं जहां पर ये सारे रिकॉर्ड हैं, और ऐसा हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह भी देखते हैं। और इसमें हम लोग जैसे पहले वाले में देख ही चुके थे कि भाई फर्स्ट वाले में क्या था। फर्स्ट वाले में हमने देखा कि अशोक ने बोला कि भाई एनिमल को सैक्रिफाइस करना या उनकी बलि देना ये सही चीज नहीं है। एनिमल सैक्रिफाइस करना, सब लोगों को जो भी एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं या उनकी बलि देते हैं उसे थोड़ा सा टाइट लिया जाएगा, और किसी को बलि देने से कहीं ना कहीं सोसाइटी के फैब्रिक को, इसका रीजन क्या होता है, क्यों ये कहते हैं कि नॉन वायलेंस एक तरीके से सोसाइटी में बढ़ने लग रही है बौद्ध जैनिज्म की वजह से। और साथ में अब सोसाइटी की जरूरत है कि इस एनिमल का यूज किया जाए, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, साथ में ट्रांसपोर्ट के लिए। ये सारी चीजें हम लोग एनिमल के लिए करेंगे, तो सोसाइटी की जरूरत है, इसलिए ऐसे ऑप्शन भी आएंगे कि भैया आप लोगों को अब एनिमल की बलि नहीं देनी। जैसे अभी पीएम मोदी क्लीन इंडिया मिशन चलाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, क्यों, क्योंकि हमारी जरूरत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्वच्छ नहीं है। साथ में वो चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी कहीं ना कहीं आज की हमारी सोसाइटी की नीड के हिसाब से है, क्योंकि हमारे देश में अभी सेक्स रेशो बहुत बेकार है, इस वजह से ये सारी चीजें। सेकंड जो इनका पिलर है, इसमें हमें क्या दिखता है, ये बोलते हैं कि सबके लिए फ्री हेल्थ, हेल्थ फैसिलिटी सबके लिए फ्री है, और ये फैसिलिटी चाहे एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, वो दोनों एक तरीके से ले सकते हैं। एनिमल और ह्यूमन दोनों के लिए हेल्थ फैसिलिटी फ्री में अशोक अवेलेबल कराएंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये हो गया कि सारे लोगों की अगर हेल्थ अच्छी रहेगी, एनिमल की और ह्यूमन बीइंग की, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी सोसाइटी की बढ़ेगी। ये इसका मेन पर्पस था। जैसे आज भी हमारी सरकार बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल खुलवाती है, जिसका मेन पर्पस होता है ऐसे लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर अफोर्ड कर पाए प्राइवेट सेक्टर में, तो उनको सरकार ये सारी फैसिलिटी देती है। तो इससे फायदा ये होता है कि इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, और ये लोग बिना पैसे के भी कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए जा सकते हैं। और कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान या एक एनिमल से दूसरे एनिमल फैल सकती है, उनको स्प्रेड करने से रोकने के लिए भी जरूरी है कि हेल्थ फैसिलिटी फ्री में दी जाए। जैसे कोरोना वायरस हमने देखा, तो सरकार ने बहुत सारे लोगों को फ्री में वैक्सीन दी। उसका रीजन ये था, इसका एक रीजन तो यही था कि उनकी हेल्थ ठीक हो, दूसरा रीजन ये था ये जो डिजीज है ये और सोसाइटी के पार्ट में एक्सपेंड भी ना करे। साथ में ही इस वाले सेकंड पिलर में ही बहुत सारे साउथ इंडिया के जो किंगडम हैं उनका नाम भी हमें दिखता है, उसमें लिखते हैं चोला। इससे हमें पता चलता है चोला, पांड्या, ये सारी किंगडम जो हमें बाद में पता चलती हैं, ये सब अशोक के टाइम पे भी थी। इसका मतलब ये लोग यहाँ पे रूल करते थे। साथ में ये ताम्रपाणी, ताम्रपाणी, ये ताम्रपाणी आज की श्रीलंका है। श्रीलंका को उस टाइम क्या कहते थे, ताम्रपाणी। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि भाई श्रीलंका का पहला नाम क्या था, ताम्रपाणी। ये सारी चीजें एक तरीके से बताते हैं।
फिर उसके बाद थर्ड जो इनका पिलर है, थर्ड पिलर बात करता है कुछ ऑफिसर की। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो ऑफिसर काम करते थे, ग्राउंड लेवल पर, पंचायत के लेवल पर, विलेज लेवल पर, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनकी बात करती है। तो ये सबसे पहले बोलते हैं युक्त। साथ में इसमें अगला जो हमें दिखता है रज्जुक। रज्जुक। उसके अलावा एक और ऑफिसर जिसका नाम है प्रादेशिक। प्रादेशिक। इन सब का जिक्र हमें मिलता है थर्ड पिलर में। ये सारे ऑफिसर हैं। युक्त कौन है? युक्त एक ग्राउंड लेवल का ऑफिसर है, और जो ऐसा है जैसे आजकल पटवारी होते हैं या लेखपाल जो होते हैं। युक्त एक तरीके से लेखपाल है, और ये रिकॉर्ड रखता है लैंड का, साथ में गांव के लेवल पर क्या क्या चीजें मेंटेन करनी है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारा काम किसका है? लेखपाल का। और लेखपाल को ये लोग क्या कहते हैं? युक्त। अगला जो रज्जुक है, इसका काम है लेखपाल से थोड़ा आगे, कुछ 4-5 गांव इसके ग्रुप में, और कुछ युक्त भी इसके अंदर हैं, और ये अदर विलेज का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी देखता है। रिकॉर्ड देखता है कि भाई कौन गांव में कहां पे रह रहा है, किसकी जमीन कहां पे है, ये सारी चीजें करता है। साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी इसका काम है। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सारी चीजें भी ये देखता है। कौन? रज्जु। और अगला जो होता है प्रादेशिक, ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर है। डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट ऑफिसर। तो इसे आप जोड़ सकते हो किससे? आईएएस अधिकारी से। आज के टाइम के हिसाब से जिसे हम डीएम कहते हैं या आईएएस अधिकारी कहते हैं, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो प्रादेशिक। तो ऐसे हमें थर्ड पिलर में 3 ऑफिसर मिलते हैं। पहला है युक्त, दूसरा है रज्जुक, तीसरा है प्रादेशिक। युक्त क्या है? युक्त ऐसे है जैसे लेखपाल। रज्जुक क्या है? अदर विलेज का जो रिकॉर्ड रखता है, साथ में ग्रुप ऑफ विलेज का जो रिकॉर्ड रखता है, वो है रज्जुक। और उसके बाद प्रादेशिक क्या है? डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट ऑफिसर, जैसे आज के टाइम का आईएएस अधिकारी। तो ये सारी चीजें हमें इनके ऑफिसर के लेवल पे एक तरीके से दिखती है कि कौन ऑफिसर के लेवल पे है, कौन किस लेवल पे है। ये सारी बातें आपको थर्ड पिलर में पता चलती है कि भाई कैसे कैसे ये सारी चीजें एक दूसरे की देखते हैं। अगली बात आती है कि भाई फोर्थ पिलर में ऐसा कुछ नहीं है जिस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन फिफ्थ पिलर में जरूर कुछ हमें बातें दिखती हैं। फिफ्थ पिलर में बात होती है धम्म की। धम्मा की। और धम्मा क्या था? धम्मा कोई रिलीजन नहीं था। धम्मा एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, या आप कह सकते हो मोरल वैल्यू है। कुछ मोरल वैल्यू जैसे बड़ों का हमें पैर छूना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये सारी वैल्यू आपको किस में दिखती है? धम्मा में दिखती है। और इसे एक तरीके से हर होल्डिंग पे लिखवा दिया गया था। जैसे आज की हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई मेट्रो में आप जाओगे या कहीं भी अच्छी जगह जाओगे, वहां पे लिखा होता है कि यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है। कोई भी यहाँ पे अपना कोई भी कूड़ा नहीं फेंकेगा, यहाँ पे थूकना मना है। ऐसे ही उस टाइम सोशल कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में धम्मा को लॉन्च किया किसने? अशोक ने। और विभिन्न रिलीजन की जो मोरल वैल्यूज थी उनको लोगों को बताया गया। साथ में बोला गया कि आप लोगों को एनिमल को नहीं मानना है। तो इसमें फिफ्थ पिलर में ये बोलते हैं कि भाई इसके लिए एक ऑफिसर होगा, और जो लोग इन मोरल वैल्यूज को नहीं मानेंगे वो उनको पनिशमेंट भी देगा। और उस ऑफिसर को क्या कहते थे? धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। तो वो धम्म महामात्र उसको पनिशमेंट देगा जो इस पॉलिसी ऑफ धम्मा को सही से नहीं चलाएगा। अगला जो 6 वाला है उसमें भी कुछ बातें हैं।
जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई क्या क्या चीजें बोलते थे। 6 वाले पिलर में ये बोलते हैं अपनी ड्यूटी की बात करते हैं। तो अशोक थोड़े से इमोशन होके बोलते हैं कि मेरा जो मेन काम है वेलफेयर ऑफ पब्लिक, पब्लिक की सेवा करना मेरा सबसे बड़ा ड्यूटी है। और अगर इस पब्लिक सर्विस के लिए आपको मेरी जरूरत रात को 12 बजे पड़े या रात को 2 बजे करे, तो आप लोग कभी भी मुझे बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर रात में 2 बजे कुछ दिक्कत हो रही है और मैं सो रहा हूं तो आप लोग मुझे जगाएंगे नहीं, आप लोगों को जगाना है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात। तो एक तरीके से इसमें अशोक अपनी ड्यूटी की बात करते हैं और साथ में बोलते हैं कि भाई मुझे हर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर पब्लिक को कोई दिक्कत हो रही हो, चाहे मैं सो रहा हूं या नहीं सो रहा, ये मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे पब्लिक के लिए अपनी सर्विस देनी है। ये सारी बातें 6 पिलर में एक तरीके से कौन बोलते हैं, अशोक का बोलते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं मौर्य एम्पायर एक वेलफेयर स्टेट की तरह था। स्टेट का काम या किसी नेशन का काम सिर्फ ये नहीं होता लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, पीस, इसके अलावा उसका काम होता है पब्लिक का वेलफेयर करना, पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और आज भी हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे वेलफेयर काम करती है, जैसे चाहे मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलना हो या आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू बहुत सारे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलना हो या बीपीएल कार्ड के थ्रू फ्री में सब्सिडी मिलना हो। ये सारी चीजें इस वेलफेयर स्टेट का ही काम है। और उस टाइम एंशियंट टाइम में अशोक ने एक काम किया, इसलिए लोग उससे ज्यादा अटैच भी थे और इसलिए ग्रेट जो किंग था वो बन भी पाया, क्योंकि पब्लिक के साथ जितना लिंक होगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। अगले इनके 7th एंड 12th वाले जो पिलर्स हैं, इसमें इन्होंने बोला है रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में। अशोक पहले ब्राह्मण रिलीजन में था, धीरे धीरे आगे चलकर वो बौद्ध रिलीजन को अपना लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अदर रिलीजन से थोड़ी सी नफरत करता, नहीं। वो बोलता है ठीक है मेरा रिलीजन ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का रिलीजन गलत है। सब रिलीजन अच्छे हैं और सब लोगों को अपने जीवन में टॉलरेंस अपनानी चाहिए। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि आप दूसरे की मोरल वैल्यू का रेस्पेक्ट करें। ये नहीं कि आप अगर तिलक लगाते हो और दूसरा पगड़ी पहनता है तो आप उसकी थोड़ी सी बेइज्जती करें या बोले कि मेरा रिलीजन तो बहुत अच्छा है और तुम्हारा रिलीजन बहुत बेकार है। इसकी बात अशोक करते हैं कि अगर सोसाइटी के फैब्रिक को बनाए रखना है तो इसके लिए जरूरी है रिलीजियस टॉलरेंस हो लोगों में। तो लोगों को कोशिश करनी है कि एक दूसरे के धर्म के खिलाफ कोई भी बात ना करें, और जो भी ऐसा करेगा उसको अलग अशोक क्या कहता था, पनिशमेंट मिलेगा। जैसे आज के टाइम में भी हमारी सोसाइटी में अगर कोई कम्युनल वायलेंस को उकसाता है तो उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलती है। ऐसी ही बातें अशोक कह रहे हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 रिलीजियस राइट है। ऐसी ही बातें ये क्या करते हैं 7th और 12th पिलर में अपनी बताते हैं कि हमें रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो करना चाहिए और किसी को भी दूसरे के रिलीजन के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत बोलोगे तो उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक तरीके से इंटॉलरेंस आएगी और वो इंटॉलरेंस कम्युनल वायलेंस में भी चेंज हो सकती है और जिससे किसी को भी फायदा नहीं। 8th वाला जो इनका है उसमें बस इतना ही कहा गया है, धम्म जर्नी। जैसे हम लोग रिलीजियस प्लेस पे बहुत जगह जाते हैं, कोई केदारनाथ, कोई बद्रीनाथ, कोई मक्का, कोई मदीना, इसी की बात ये कहते हैं कि धम्म के लिए यात्रा करना जरूरी है। तो आपको अगर अपना धम्म मानना है तो आप लोग थोड़ा सा घूम के आओ, ये सारी चीजें ये बताते हैं। और उनके लिए अशोक बहुत सारी चीजें फैसिलिटी भी देते हैं, साथ में ब्यूटिफिकेशन करवाते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अशोक करवाते हैं। फिर अगली बात 9th वाला जो पिलर है उसमें अशोक कुछ चीजों को इम्प्रूव करने की या रिफॉर्म करने की बात करेंगे। वो बोलेंगे कि आप लोग जो किसी के बर्थ पर
या किसी की डेथ पर, या फिर मैरिज के टाइम जो आप लोग ये पैसे खर्च करते हो कि बड़ी बड़ी पार्टियां करते हो, तो ये सारी चीजें एक तरीके से खराब हैं, बेकार हैं। आप कहीं ना कहीं अपने रिसोर्स का और स्टेट के रिसोर्स का मिसयूज कर रहे हो। तो असेक ने बोला कि भाई ये सारी चीजें ना करें, इससे बढ़िया आप लोग अपने अच्छी चीजों में या अपने बच्चों की एजुकेशन में या हेल्थ में इस पैसे को खर्च करो। तो अशोक एक तरीके से बोलते हैं या एडवाइज करते हैं अपनी पब्लिक को कि आप लोगों को मैरिज, बर्थ, इसके टाइम जो पार्टियां या कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट, उसमें आप लोगों को ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। तो सोशल इवेंट में जो आप लोग एक्सपेंडिचर करते हो, और ये एक्सपेंडिचर क्यों करते हो? ये आप लोग करते हो थोड़ा सा अपनी वाहवाही करवाने के लिए। तो ऐसे इवेंट आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में बहुत सारे लोग ये सब करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फायदा इसका होता है कि हाँ भाई सबसे मिलना हो जाता है, लेकिन ये होता है कि अगर नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। बल्कि इसकी जगह अशोक कहते हैं कि इसकी जगह आप लोग इस पैसे का यूज करो गरीब लोगों को बांटने के लिए। गरीब लोगों को अगर बांटोगे तो आप लोगों को भी शांति मिलेगी और साथ में उनको भी मिलेगी। साथ में 10th वाले पिलर में अशोक कहते हैं कि आप लोगों को अपनी रेस्पेक्ट या अपनी वाहवाही उड़ाने की जगह कर्म पर फोकस करना चाहिए। कर्म आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि कौन मुझे ज्यादा वैल्यू दे रहा है, कौन मुझे कम वैल्यू दे रहा है। ये सारी चीजें करने की जगह आपको ये सब करना चाहिए। और 13th वाला जो है ये हमने कल भी जाना था। 13th पिलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसे कहते हैं कलिंगावाद। कलिंगावाद, अशोक ने उड़ीसा में कलिंगा वार किया और कलिंग पर आक्रमण करके वहां के बहुत सारे लोगों को मारा। इवन बच्चे, महिलाएं, उनको भी मारा। और यहीं से अशोक के दिल में थोड़ी सी ये बात उठी कि क्या मैं ऐसे हार्ड पावर का यूज करके इतने सारे लोगों को मार रहा हूं, क्या मैं ग्रेट किंग बन पाऊंगा या नहीं। तो उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ज्वाइन किया और पीस की तरफ वो एक तरीके से चल गया, और उसे लगा अगर बौद्ध रिलीजन के थ्रू मैं पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर सकता हूं तो हथियार चलाने की जरूरत क्या है। तो ये सारी बातें उसने बोली और कलिंगा वार के बारे में 13 पिलर में हमें पता चलता है। साथ में अशोक कुछ ट्राइब्स को भी समझाता है। एक आठविक ट्राइब थी जो काफी ज्यादा लूट मार करती रहती थी, और इससे क्या होता था, ट्रेड में बैरियर आता था। तो अशोक ने बोला कि भैया जो भी ऐसी ट्राइब हैं, अगर इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बेकार किया तो इन लोगों को सजा मिलेगी। और बेशक अभी मैं हथियार नहीं चला रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हथियार चलाना भूल गया हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो चलेगा भी। तो एक तरीके से अशोक थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ट्राइबल लोग ऐसे कामों में शामिल होते हैं, उन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वो ऐसे काम ना करें, क्योंकि ऐसे काम करने की वजह से सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं सोसाइटी में ट्रेड बैरियर क्रिएट होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक तरीके से डिक्लाइन करने लग जाता है। तो ये सारे एक तरीके से पिलर जो बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन है। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला देखा जिसमें उन्होंने बताया एनिमल को नहीं काटना चाहिए, उनकी बलि या सेक्रीफाइस नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए, हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे में बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटी। एनिमल और ह्यूमन बीइंग दोनों के लिए हेल्थ फैसिलिटी की बात करते हैं। ये इक्वालिटी को दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल दोनों इक्वल हैं। ये भी एक अच्छी बात है। साथ में सेकंड वाले में साउथ इंडिया के कुछ किंगडम के बारे में जिक्र किया गया, चोला, पांड्या, ताम्रपालनी, श्रीलंका के बारे में। थर्ड में कुछ ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, जिनमें है युक्ता, रज्जुक और प्रादेशक। आपसे ये वर्ड भी पूछे जा सकते हैं, युक्ता, रज्जुक, प्रादेशक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तीन चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा।
फिर उसके बाद क्या है, फिफ्थ वाला जो है उसमें धम्मा के बारे में, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपको क्या क्या मोरल वैल्यू अपनानी चाहिए। और साथ में पता चलता है कि इस धम्मा की पॉलिसी को अपनाने के लिए एक धम्म महामात्रा, एक ऑफिसर को भी अपॉइंट किया। सिक्स में अशोक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और अपनी ड्यूटी की बात करते हैं और बोलते हैं मैं चाहे सो रहा हूं या कुछ भी हो रहा हो, अगर सोसाइटी को मेरी जरूरत है या लोगों को मेरी जरूरत है तो मुझे जगा के वो बात बताई जाए। सेवेंथ पिलर में रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं और सभी को बोलते हैं कि आप लोगों को दूसरे रिलीजन का रेस्पेक्ट करना चाहिए और कोई भी सोशल फैब्रिक को बिगाड़ेगा नहीं। एट्थ में धम्मा यात्रा जो होती है या जर्नी होती है उसकी एक तरीके से बात की गई है। नाइन्थ में अशोक थोड़ा सा लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को बर्थ, डेथ या मैरिज या कोई भी सोशल इवेंट के टाइम ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से वेस्ट है, बल्कि इससे बढ़िया आप लोग किसी और चीज पे काम करो। टेंथ में वो कर्मा की बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कर्म, कर्म अगर अच्छे से करोगे तो आप लोगों को अपने आप सोशल रेस्पेक्ट मिलेगी। थर्टींथ वाला जो है वो कलिंगा वार के बारे में और साथ में एक ट्राइब के बारे में बात करता है, आर्किड ट्राइब, और उससे बोलता है कि अगर आप लोगों ने अपना चोरी लूटमार नहीं छोड़ा तो आप लोगों को दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। और भूलना मत कि मैं तलवार चलाना नहीं भूला हूं, जरूरत पड़ी तो वो भी चलाया जाएगा। तो ऐसे इनके जो ग्रेट वो सारी चीजें हैं वो सब होती है। और इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो जो यहाँ पे वर्ड मेंशन है इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कुछ पिलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 13, इसके बारे में डायरेक्ट पूछा जाएगा, वरना इन सब के बारे में डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई फिफ्थ पिलर में क्या था, सिक्स में नहीं। आपसे बस इतना पूछा जाएगा इनका मतलब क्या होता है। युक्ता का मतलब, रज्जुक का मतलब, प्रादेशिक का मतलब, लेकिन ये ऑफिसर अगर थे तो किसके रूल में थे, तो अशोक के रूल में थे। धम्मा की पॉलिसी क्या है ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से पूछी जाती है। नंबर एक तरीके से पूछे जा भी सकते नहीं, जैसे नंबर कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो पिलर इंपोर्टेंट है जैसे 13 वाला, ये आपको पता होना चाहिए। 13th वाले पिलर में कहीं ना कहीं अशोक ने क्या लिखवाया था, कलिंगा वार के बारे में। अगली बात आती है ग्रेट, जो इंस्क्रिप्शन है वो हमने देख लिए। अगले स्मॉल इंस्क्रिप्शन, ये जुड़े हुए हैं अशोक की पर्सनल लाइफ से। तो अशोक अपने जीवन में या पर्सनल लाइफ में जहां भी जाते थे, या उनके बच्चों की बात हो या उनकी वाइफ की बात हो, रानी की बात हो, वो सारी चीजें इसमें। और साथ में अशोक कहीं पूजा के लिए गए, वर्शिप के लिए गए, वो सारी चीजें भी इसमें मेंशन है। और इसके कुछ इंपोर्टेंट पिलर्स हमें अलग अलग प्लेस पे देखते हैं। पहला जो इंस्क्रिप्शन हमें दिखता है, निगाली सागर, निगाली सागर इंस्क्रिप्शन। अशोक को शौक बहुत था पत्थरों पे लिखवाने का, और इंडिया में ये पिलर्स या पत्थरों पे लिखवाने का शौक कहां से आया, ईरान से। ईरान के रूलर ये सारी चीजें लिखवाते थे, उसी से इंडिया को आया। तो ये निगाली सागर इंस्क्रिप्शन ये हमें मिलता कहाँ है, ये नेपाल के तराई, तराई का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेन वाला एरिया जहां पे जो रिवर है वो सरफेस पे आ जाती है और यहाँ पे पानी ज्यादा होता है। तो इसमें ये मिलता है और इसमें बातें क्या की गई हैं, इसमें बोला गया है कि जब अशोक किंग बना और उसका राज्य अभिषेक हुआ, तिलक वगैरह हुआ, उसके बाद वो यहाँ पे आया और यहाँ पर उसने एक स्तूपा जो कनक मुनि के नाम से था, मुनि स्तूपा जो था उसका जो एरिया था वो डबल करवा दिया। मतलब उसने खुशी में बोला कि भाई ये जो स्तूपा कनक मुनि का है इसके और ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाया जाए जिससे लोग यहाँ पे घूमने आए। तो यहाँ पर एक तरीके से आशीर्वाद लेने आया था। राजा जब एक तरीके से शुरुआत में गद्दी संभालते हैं तो कहीं ना कहीं से अपनी एक तरीके से
एक इंस्पिरेशन और साथ में कहीं ना कहीं से कुछ आशीर्वाद या सपोर्ट लेने की ये सारी चीजें करते हैं। तो ऐसे ही कनक मुनि जो एक स्तूपा मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध रिलेटेड से कनक मुनि का जो स्तूप था उसका उसने एरिया डबल करवा दिया। तो अशोक इस मामले में पीछे नहीं था, हर चीज पे अपनी वाहवाही जरूर लूटता था। कैसे लोगों को पता चलेगा ये किसने बनाया है? जैसे आज भी आप देखते हैं किसी रोड का, किसी हाईवे का इनोग्रेशन कोई भी करे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी करे या मंत्री करे, तो उसका नाम लिखा होता है पूरा कि भाई ये पिलर इतने साल में इस दिन इस प्राइम मिनिस्टर के उसमें ये सारी चीजें की गई। और मोदी जी भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीजों में। ऐसे ही अशोक का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और जहां भी उसे मौका मिलता था वो चला जाता था। अगला जो है रुमनदेई। रुमनदेई इनकी वाइफ थी या रानी थी, तो रुमन देई। तो रोमन देई का इंस्क्रिप्शन भी हमें मिलता है और इसमें बताया गया है कि अशोक बुद्ध जी के बर्थ प्लेस लुम्बिनी, जो भी कहा पड़ता है अभी नेपाल में, तो अशोक बौद्ध के बर्थ प्लेस लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी में वो गए और वहां पर उन्होंने एक काम तो ये किया कि वहां पर जो रिलीजियस टैक्स लगता था एक तो उसको फ्री कर दिया। बोला आज से यहाँ पर कोई रिलीजियस टैक्स नहीं लगेगा। और साथ में वहां की पब्लिक के लिए, क्योंकि आप एक रिलीजियस प्लेस पे रहते हो, तो इसके लिए आप लोगों को एक फायदा दिया गया। जैसे आपने देखा होगा अभी भी हमारे पीएम जाते हैं तो जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट में कुछ ना कुछ पैसे या कोई और इकोनॉमिक बेनिफिट या उनको कोई और स्कीम का फायदा, ये सारी चीजें देते हैं। ऐसे ही ये जब लुम्बिनी गए तो वहां के लोगों को कुछ फायदा दिया और उन्होंने एक तरीके से बोला कि अब यहाँ पर जो टैक्स है, लैंड पर जो टैक्स लिया जाएगा, पहले लिया था 1/6, अब वो घटा के 1/8 कर दिया है। तो एक तरीके से जो टैक्स का रेट है वो कम कर दिया गया। ये वहां के लोगों को फायदा हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या है, ये एक तरीके से इकोनॉमिक इंस्क्रिप्शन है, इकोनॉमिक पिलर है और हमें बताता है कि भाई अशोक के टाइम में या मौर्य पीरियड में टैक्स कैसे लगता था। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है? रुमनदेई जो लुम्बिनी बर्थ प्लेस बुद्ध जी का, वहां पर अशोक गए, उसकी वजह से ये सारी चीजें पता चलती हैं। यहाँ पर इन्होंने रिलीजियस टैक्स को हटा दिया, फ्री कर दिया और साथ में पब्लिक के लिए जो लैंड टैक्स होता था वो 1/6 से 1/8 कर दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगला जो है कोसाम्बी, ये भी एक प्लेस है, वहां पे भी अशोक गए, कोसाम्बी। और कोसाम्बी में भी उन्होंने कुछ चीजें की और इसे बोला जाता है क्वीन इंस्क्रिप्शन। जो उनकी रानी थी उनके बारे में भी कुछ चीजें यहाँ पे हैं। तो क्वीन इंस्क्रिप्शन भी एक तरीके से है और साथ में कौसाम्बी। अशोक इस टाइम बोलता है कि जो लोग संघ में, बौद्ध धर्म का जो संघ होता है उसमें कुछ लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे थे। वो चाहते थे कि उनके पास पावर सेंट्रलाइज हो जाए। उस चीज को रोकने के लिए अशोक ने कुछ प्रोविजन किए और उनको एक तरीके से एक चेतावनी दी कि अगर आप लोग नहीं माने तो मुझे कुछ ना कुछ आपको पनिशमेंट देना होगा। साथ में इसमें पता चलता है कि अशोक की रानी कौन थी, तो उनका नाम भी इसमें मेंशन है जिसका नाम है करुवाकी। करुवाकी उनकी रानी थी, इनका नाम भी मेंशन है। और साथ में उनका एक बेटा था जिसका नाम था तीवर, वो भी। तो पहले टाइम में जो किंग थे उनकी बहुत सारी रानियां होती थी, ऐसे ही अशोक की भी बहुत सारी रानियां थी।
उनमें से उनके साथ जो गई करुवाकी और उनका बेटा टीवन, उनका नाम भी हमें कौसाम्बी या क्वीन इंस्क्रिप्शन में दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, स्मॉल इंस्क्रिप्शन जो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई थी, जहां वो अपने पर्सनल लाइफ के लिए घूमने फिरने जाते थे या कोई और चीज लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, वो सारी चीजें हमें दिखाई देती। अगली बात आती है केव्स का रिकॉर्ड क्या है। तो केव्स के रिकॉर्ड में हमें बाबर उड़ीसा के आसपास, या आप कह सकते हो ईस्टर्न पार्ट में कुछ हिल्स हैं, उन गुफाओं को ही काट के इन्होंने आजीवक जो कल्ट के जो लोग थे उनको दिया, और यहां पर गुफाओं का नाम भी उन्होंने बनवाया। तो बाबर केव में जो मॉन्क्स थे उनके लिए एक केव अवेलेबल करवाई और इनको कुछ नाम दिया। एक का नाम है सुधामा केव। सुदामा के बारे में आपने सुना होगा, कृष्ण के एक सबसे प्यारे दोस्त, तो उन्हीं के नाम पे एक तरीके से कराया सुदामा केव। अगला जो है कर्ण चौपाल, कर्ण चौपाल महाभारत के अंग के जो रूलर थे कर्ण, कुंती के जो बेटे थे, उन्हीं के बेस पे उनका नाम कर्ण चौपाल। तो ऐसे उन्होंने केव बनवाई, और ये लोग क्या करते थे, पत्थरों को काट के एक तरीके से बनवाते थे। खड़ी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों में रहने के लिए एक तरीके से बनाते थे, और ये हमें अजंता एलोरा में भी काफी दिखता है। तो ये सारी काम ये लोग करते थे, और गुफाओं को काट के बनवाना, इसका मतलब इनके पास टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि आसान नहीं है गुफा को काटना, फिर उसके बाद उसे डिजाइन देना कि कैसे वहां पर रूम बनेगा अंदर, तो ये सारी चीजें करना, कैसे वो किस पिलर पर रुकी रहेगी, ये सारी चीजें ये लोग करते थे। और साथ में उस पर आर्टिस्टिक काम भी होता था, बहुत सारी पेंटिंग वो सब भी हमें मिलता है। और इन्होंने इन केव को आजीवक को दे दिया। आजीवक जो मॉन्क्स थे उनको दे दिया कि आप लोग यहाँ पे रहो, ये मैं आपके लिए बनवा देता हूं। तो ऐसे हमने देखा अशोक के रिकॉर्ड्स, और अशोक के रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगली बात आती है पॉलिसी ऑफ धम्मा क्या थी, क्या इसका रीजन था कि अशोक ने इसको स्टार्ट किया। कुछ लोग बोलते हैं अशोक अपने आप को पोप बनाना चाहता था, पुजारी बनाना चाहता था, और अशोक समझ रहा था कि रिलीजन के थ्रू मैं इन सबको कंट्रोल करूं। अलग अलग जो देखने के लिए आए, घूमने के लिए आए, उन्हें यही लगा कि अशोक एक तरीके से पोप बनना चाहता है, और पोप बनने के लिए ही इसने ये सारी चीजें की हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भाई क्या रीजन था कि अशोक ने धम्मा की जो पॉलिसी उसे चलाया। तो अशोक पॉलिसी ऑफ धम्मा, जैसे अशोक चलाएगा ऐसे ही हम लोग देखेंगे अकबर भी अपनी रिलीजियस पॉलिसी चलाएगा। इमाम बाड़ा बनवाएगा अकबर, जहां पर सभी रिलीजन के लोगों को एक साथ जोड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये है क्या, व्हाट, और अगली बात इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों अशोक ने इसको बनवाया। किसी ना किसी गोल के थ्रू इसको बनवाया होगा। अगली बात इसका नेचर क्या था, और इसका इसने कैसे अलग अलग जगह एक्सपेंशन किया। अशोक ने इसके प्रचार के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च किया, इवन अपने जो बेटे थे उनको भी भेजा। देश दुनिया में पॉलिसी ऑफ धम्मा को लॉन्च करने के बाद साथ में बहुत सारे ऑफिसर रखे। तो सबसे पहली बात ये है क्या, तो ये एक तरीके का
सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट, या आप कह सकते हो मोरल वैल्यू है। जैसे अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें बोला गया है कि आप लोगों को नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई, फ्रीडम दिलाई, उनके आइडियाज को अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। ये सारी बातें हमें दिखती हैं। ऐसे ही अशोक ने उस टाइम लोगों को या सिटीजन को कुछ ड्यूटीज करने के लिए बोला, और उसी को कहते हैं पॉलिसी ऑफ धम्मा, ना कि ये कोई रिलीजन था। ये कोई रिलीजन नहीं था। कैसे हमें पता चलता है कोई रिलीजन है या नहीं? एक गॉड होना चाहिए, या कोई उसकी एक बुक होनी चाहिए, और साथ में उस रिलीजन को मानने वाले कुछ फॉलोअर होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तब हम कहते हैं ये रिलीजन का पार्ट है। तो हमें ना तो कोई ऐसी कोई बुक दिखती है कि जिसको अशोका ने लिखवाया हो, ना कोई ऐसा गॉड दिखता है जिसकी पूजा की जाती हो, और ना ऐसे ज्यादा कोई फॉलोअर दिखते हैं जो बिल्कुल मरने कटने के लिए तैयार हो इस धर्म के लिए। कोई ऐसा सिंबल भी नहीं दिखता है, पॉलिसी ऑफ धम्मा का सिंबल हो, कोई फ्लैग हो, ऐसी सारी चीजें हमें नहीं दिखती। इसलिए हम बोलते हैं ये कोई रिलीजन नहीं था, ये एक तरीके से मोरल वैल्यू थी। और कैसे इसमें मोरल वैल्यू में, इस मोरल वैल्यू में वही होता था कि भाई रेस्पेक्ट योर सीनियर, अपने सीनियर की आप लोगों को रेस्पेक्ट करनी है। जो भी आपके सीनियर लोग हैं उनकी आप लोग रेस्पेक्ट करेंगे। साथ में आपको बोला गया नॉन वायलेंस, आप लोगों को वायलेंस नहीं करनी, ना तो किसी ह्यूमन बीइंग के साथ, ना किसी एनिमल के साथ। ये भी एक तरीके से मोरल वैल्यू है। साथ में आपसे बोला गया है टॉलरेंस, आप लोग सोसाइटी में टॉलरेंस बना के रखोगे। आज की हमारी सरकार भी बोलती है कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई खराब नहीं करेगा, और जब भी आप किसी मूवमेंट में जाओ तो उस किसी मूवमेंट में जाना नहीं चाहिए जहां पे वायलेंस हो या पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान हो। अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को पता है कि योगी जी का बिल्डोजर चलता है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई हैं। तो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो भी इसी का पार्ट है। साथ में आपको अपनी लाइफ में लिबरल रहना है, किसी से बात करनी है बड़े प्यार से बात करनी है, किसी से ये नहीं किसी से गुस्से में आप लोग बात करो। साथ में अपने जीवन में ट्रुथ को अपनाना है। तो ये ऐसी मोरल वैल्यू जो आज भी हमें सिखाई जाती है। और इसका गोल क्या था? गोल बड़ा सिंपल था। अगर सिटीजन इन मोरल वैल्यू को मान जाते हैं, अगर सिटीजन मोरल वैल्यू को मान जाते हैं और सोसाइटी में पीस बनती है, तो पहली बात लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी। और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मौर्य एम्पायर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, साथ में सोशल डेवलपमेंट भी होगा। और जब ये सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं किंग को तो फायदा होगा ही ना। तो इसका मेन पर्पस था सॉफ्ट पावर का यूज करके मौर्य एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करना। यही सारी चीजें हमें अकबर करता हुआ दिखाई देगा मिडिवल टाइम पीरियड में। वो भी क्या करेगा, कुछ ऐसे स्टेप उठाएगा जिससे रिलीजियस टॉलरेंस आए। वो बोलेगा अब किसी पे जजिया नहीं लगेगा, रिलीजियस टैक्स किसी पे नहीं लगेगा। ऐसे ही कहीं ना कहीं अशोक की धम्मा की पॉलिसी में था। और इसने अपने बहुत सारे, जो इसमें नेचर की बात की जाए तो डिफरेंट रिलीजन से बातें ली थी, एक रिलीजन से नहीं थी। इसमें बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध को वो खुद मानता था तो सही से पढ़ा था, बौद्ध धर्म से भी चीजें ली थी, साथ में ब्राह्मण से भी ली थी, साथ में जैन से भी ली थी। और इस पॉलिसी ऑफ धम्मा को इंप्लीमेंट करने के लिए उसने एक ऑफिसर को भी अपॉइंट किया था, और हमने देखा भी था धम्म महामात्र।
महामात, इसको अपॉइंट किया था। इसको अपॉइंट करने का रीजन क्या था कि भाई तुम्हें इस रिलीजन को आगे बढ़ाना है, तुम्हें इस रिलीजन को लोगों तक पहुंचाना है, पब्लिक तक पहुंचाना है। तो ये सारी जो पॉलिसी ऑफ धम्मा है, ये भी कहीं ना कहीं अशोक ने चलाई। तो ये एक तरीके से इसका क्या था, एक नेचर था, कैसे अशोक ने इस चीज को चलाया। और इसका मेन पर्पज इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि किसी एक रिलीजन से नहीं था। अगर ये बौद्ध धर्म से जुड़ा होता तो इसमें बौद्ध धर्म के जो इंपॉर्टेंट पिलर हैं वो तो इंक्लूड होते, जैसे निर्वाण, निर्वाण या कहो इनलाइटमेंट की जो बात है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई देता। अगली बात आती है अष्टांगिक, 8 जो मार्ग बताते हैं, डांगिक पाथ, जो बौद्ध धर्म में जरूरी है, वो भी यहाँ पे नहीं दिखते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसी एक रीजन से जुड़ा हुआ था। अगली बात, इसने क्या क्या चीजें की इसके एक्सपेंशन के लिए, तो अशोक ने धम्म जर्नी चलाई, जैसे रिलीजियस जर्नी होती है ना, ऐसे धम्म यात्रा या जर्नी लोगों को करने के लिए प्रमोट किया। साथ में एक स्क्रिप्ट बनाई जिसके थ्रू इन मोरल वैल्यू को अलग अलग पिलर्स पे लिखा जाता था कि आपको नॉन वायलेंस करनी चाहिए। साथ में आप देखेंगे अशोक के सारनाथ में जो पिलर है, उस पिलर पे लिखा है सत्यमेव जयते। ये कहीं ना कहीं एक मोरल वैल्यू है और बोला गया है सत्य की हमेशा जय होती। साथ में इसने अपने बेटे महेंद्र को, इनका एक बेटा था महेंद्र, उनको श्रीलंका भी भेजा इस धम्मा की पॉलिसी को एक्सपेंस करने के लिए। और एक तरीके से हार्ड पावर का यूज ना करके सॉफ्ट पावर का यूज करके दूसरी कंट्रियों में भी अपने लीडरशिप को शो करना था। आज के टाइम में भी जो फॉरेन पॉलिसी चलती है उसमें भी दो पावर एक तरीके से होते हैं, एक हार्ड पावर, दूसरी सॉफ्ट पावर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पावर का यूज करते हैं। हार्ड पावर का एग्जांपल है जैसे चाइना करता है, तुरंत अपनी सेना लेके आ जाता है, लेकिन इंडिया किसका यूज करता है, सॉफ्ट पावर का। इंडिया रिलीजन का, कल्चर का, इन सब का यूज करके कहीं ना कहीं बातों को आगे बढ़ाता है। तो दो पावर के थ्रू आप लोग अपनी वर्ल्ड में पहचान बना सकते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पे भी जो आपका रिलेशन है वो भी इन दो पावर के बीच में है। अशोक ने पहले शुरुआती फेज में हार्ड पावर का यूज किया, लेकिन उसको समझ आया ज्यादा दिन तक किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग गुलामी की जंजीरें तोड़ देंगे और फिर छोड़ना पड़ेगा। फिर लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाकर, साथ में धम्मा को अपनाकर अपनी पॉलिसी में चेंज किया और सॉफ्ट पावर का यूज किया। इंडिया भी अभी इसी पावर का यूज करता है। हम हार्ड पावर का यूज तब तक नहीं करते जब तक कोई हमारे ऊपर नहीं करता। हम लोग कोशिश करते हैं कि पीसफुली सारी चीजें एक तरीके से चल जाए। तो ऐसे ही अशोक अपनी वैल्यू या अपनी पहचान इंडिया के अलावा अलग अलग कंट्री में, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रियों में, और इसीलिए आपको दिखता है बौद्ध धर्म जो ऊपर से चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साथ में सारा साउथ ईस्ट एशिया, तिब्बत, इन सारे जोन में, भूटान, नेपाल, सारे जोन में जो ये बौद्ध धर्म फैला हुआ है, तो इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है, अशोक को जाता है। अशोक ने ऐसी पॉलिसी चलाई कि सॉफ्ट पावर के थ्रू ही उन्हें उन लोगों को अपना बना लिया, लोगों को एक तरीके से मैसेज दिया कि पीस के थ्रू भी हम लोग रूल कर सकते हैं। और ये सारी बातें वहां के लोगों को भी अच्छी लगी और इसलिए बौद्ध धर्म काफी ज्यादा फेमस हुआ। और इसका फायदा हमें आज भी मिलता है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफी ज्यादा अपने रिलीजन का, अपने कल्चर का यूज करते हैं। तो अशोक ने एक ग्रेट पावर बनने के लिए पॉलिसी ऑफ धम्मा को चलाया
जो एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट थी जिसमें मोरल वैल्यू थी। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, सिटीजन से कनेक्ट होना, पीस बनाना, लॉ एंड ऑर्डर, जिससे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। डिफरेंट डिफरेंट रीजन से अच्छी अच्छी बातें ली गई, और इसे किसी एक धर्म की बात नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कोई बुक है, ना कोई ऐसा फोटो है या कोई पिक्चर है। एक्सपेंशन के लिए उसने धम्मा जर्नी, साथ में धम्मा महामात्र, एक ऑफिसर को, साथ में स्क्रिप्ट, साथ में बहुत सारे पिलर, और अपने सन महेंद्र को भी भेजा। तो ये सारी अशोक की पॉलिसी थी जो उसने धम्म के थ्रू अपनाई। अगला जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, साथ में उनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, उनका सोशल सिस्टम कैसा था। तो ये कहीं ना कहीं डील करता है अशोक की पॉलिसी पर। अशोक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर था, और वर्ल्ड में बहुत कम रूलर हैं जो ग्रेट हुए हैं। इंडिया में एक अशोका द ग्रेट, दूसरे अकबर द ग्रेट, वर्ल्ड में अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये रूलर ग्रेट हुए। तो इसका मतलब इनकी पॉलिसी कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल की थी। तो आज की क्लास यही थी, मिलते हैं कल की क्लास में।